हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम नवंबर 2021 के करंट को पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक है आज का सार्थक। सार्थक जो है वो भारतीय तटरक्षक जहाज है और इसको भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को गोवा में कमीशन कर राष्ट्र को समर्पित किया गया और ये जो है वो स्वदेशी निर्मित है। सार्थक गुजरात के पोरबंदर में रहेगा और कमांडो तटरक्षक क्षेत्र के संचालन और इसके प्रशासनिक नियंत्रण में रहेगा। ये आपको याद रखना है। सार्थक स्वदेशी निर्मित है और भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक के नटराजन द्वारा इसको राष्ट्र को समर्पित किया गया 28 अक्टूबर 2021 को गोवा से। और ये जो है वो उत्तर पश्चिम जो सीमा है यहाँ पे रहेगा गुजरात के पोरबंदर में। और यही जो कमांडर तटरक्षक क्षेत्र है वो उसका संचालन और प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे और ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया। ये आपको सार्थक के संबंध में याद रखना है। उसके बाद दूसरा है जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसके द्वारा 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2021 मनाया गया। सीवीसी द्वारा 26 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर 2021 तक सतर्कता जागरूक सप्ताह मनाया गया। ये भी आपको याद रखना है। थर्ड है भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा देश की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। भारतीय मूल की अनीता आनंद को कनाडा देश की रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया। और ये जो भारतीय मूल की डॉक्टर कमला हैरिस है, इसको अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनाया गया, प्रथम महिला। ये भी आपको याद रखना है साथ ही। उसके बाद थर्ड है चेन्नई सुपर किंग क्रिकेट टीम ने टी20 क्रिकेट के इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 14वें संस्करण का खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के जीता है। ये भी आपको याद रखना है। चेन्नई सुपर किंग जो क्रिकेट टीम है, इसने टी20 का जो IPL का 14वां संस्करण था, ये खिताब कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम है उसको हराकर हासिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा वर्ष 2021-20 के लिए सर्वश्रेष्ठ जो पुरुष और महिला वर्ग में जो खिलाड़ी है, उसमें पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत और महिला वर्ग में गुरजीत कौर को पुरस्कार हेतु चुना गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ जो खिलाड़ी है उनमें पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत और महिला वर्ग में गुरमीत कौर को चुना गया। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है FATF ने पाकिस्तान व टर्की को ग्रे सूची में डाल दिया। ये जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, इसने पाकिस्तान और टर्की को ग्रे लिस्ट में डाल दिया। ये जो है संगठन, ये आतंकवाद को जो प्रोत्साहित करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, उस हिसाब से ये इन कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाल देता है FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है ICC पुरुष टी20 विश्व कप, जिसका 7वां संस्करण था। इसका आयोजन 17 अक्टूबर से लेके 14 नवंबर 2021 तक संयुक्त अरब अमीरात व ओमान में किया गया। ये आपको याद रखना है। ICC पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जो था, इसका 7वां संस्करण का जो आयोजन था वो 17 अक्टूबर से लेकर 14 नवंबर के बीच हुआ था और ये UAE और ओमान में हुआ था। आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में जेनेटिक बीमारियों की निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सहायता संघ की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 14 अक्टूबर से की गई। जेनेटिक बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में होती है वो होती है और उसके निगरानी के लिए एक स्वास्थ्य सहायता संघ की शुरुआत जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा की गई। ये आपको याद रखना है। उसके बाद त्रिसेवा अभ्यास जो है कोंकण शक्ति 2021, इसके जो समुद्री चरण था वो 24 से लेकर 27 अक्टूबर 2021 को अरब सागर में भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ। सबसे पहले इसमें याद रखने का ये है कि ये त्रिसेवा अभ्यास था जिसमें एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों ने पार्टिसिपेट किया था। और जो कोंकण शक्ति अभ्यास जो होता है वो भारत और UK के बीच, यूनाइटेड किंगडम के बीच होता है। ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो समुद्री चरण था
जो कि 24 से लेके 27 अक्टूबर 2021 को हुआ था, वो अरब सागर में हुआ था। ये 4 इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। पहला, त्रिसेवा अभ्यास था कोंकण शक्ति, भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुआ कहाँ पे? अरब सागर में। और कब हुआ? तो 24 से लेके 27 अक्टूबर तक। नेक्स्ट है पीएम गति शक्ति योजना। 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई थी। पीएम गति शक्ति जो योजना है वो 13 अक्टूबर 2021 को लॉन्च हुई थी। और ये जो पीएम गति शक्ति योजना है ये अवसंरचना क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। डीआरडीओ द्वारा एकीकृत परीक्षण रेंज जो चांदीपुरा ओडिशा में है, यहाँ से 22 अक्टूबर 2021 को सफलतापूर्वक परीक्षण किए गए हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट का अभ्यास नाम दिया गया। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है कि डीआरडीओ द्वारा जो ओडिशा चांदीपुरा में एकीकृत प्रशिक्षण रेंज है, यहाँ से एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल जो एरियल टारगेट है हीट, उस पे जो उसको अभ्यास नाम दिया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल मिशन अमृत 2.0 को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जो अटल मिशन है अमृत मिशन, ये 2025-26 तक जारी रखने की इसको मंजूरी मिली है। आपको ये नोट करना है कि अमृत जो अटल मिशन है उसकी शुरुआत कब हुई थी और कहाँ से हुई थी, ये आपको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट है वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत को 71वां स्थान मिला है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी हुआ था उस 2021 का, उसमें भारत को 71वां स्थान मिला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार की लिस्ट, ये भी आपको याद रखनी है। सबसे पहले ये कि जो नोबेल पुरस्कार 2021 है इसकी घोषणा की है द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी द्वारा। ये जो संस्था है वही नोबेल पुरस्कार देती है, दी नॉर्वेजियन नोबेल पुरस्कार कमेटी। जो इकोनॉमी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जिनको नोबेल पुरस्कार मिले हैं वो है डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुडो इम्बेंस। ये तीनों ही अमेरिका के हैं, आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में डेविड कार्ड, जोशुआ एंग्रिस्ट और गुडो इम्बेंस को इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। फिर है मारिया रेसा जो कि फिलीपींस के हैं और देमेंत्री मुराटो जो कि रूस के हैं, इनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। ये आपको जरूर याद रखना है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है 2021 का, वो मारिया रेसा, इनका संबंध फिलीपींस देश से है, और दमित्री मुराटो, इनका संबंध रूस से है। इन दोनों को मिला है संयुक्त रूप से। उसके बाद तीसरा है रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री है, इसके क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मिला है बेंजामिन लिस्ट जो कि जर्मनी से संबंधित है, और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ये यूएसए यूके के हैं, इनको रसायन के क्षेत्र में, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। बेंजामिन लिस्ट जर्मनी के और डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन यूएसए यूके के हैं, इनको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली 1986 में निर्मित कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। ये आपको याद रखना है कि भारत सरकार ने राज्य के स्वामित्व वाली 1986 में निर्मित कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया है। इससे संबंधित आपको एक ये तथ्य भी चेक करना है कि किन कंपनियों को महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है, उनका सालाना टर्नओवर है वो कितना होना चाहिए, ये आपको खुद देखना है। अगला है 94वां जो ऑस्कर अवार्ड था, उसमें जो भारत की ओर से जो फिल्म प्रविष्ट हुई थी वो है कुंजगल, और इसका जो निर्देशन था वो विनोद राज पीसी द्वारा किया गया। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि जो 94th ऑस्कर अवार्ड है उसमें जो भारतीय फिल्म जो प्रविष्ट हुई है वो थी कुंजगल, और इसका निर्देशन विनोद राज पीएस द्वारा किया गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद एक चिदानंद राजगट्टा की प्रसिद्ध बुक अभी लॉन्च हुई है, कमला हैरिस
फिनोमिनल वुमन, ये भी आपको याद रखना है। मैंने पहले ही बताया था कि जो कमला हैरिस है वो अमेरिका की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की, ये भी आपको याद रखना है। और इन पे जो बुक लिखी है कमला हैरिस फिनोमिनल वुमन, ये लिखी है चिदानंद राजगट्टा द्वारा। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को राम गमन वन पर्यटन परिपथ योजना की शुरुआत की गई। ये इम्पोर्टेंट है कि जो भगवान राम का जो वनवास था, दंडकारण्य जो क्षेत्र था, वो छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसी से प्रेरित होकर वहाँ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा 7 अक्टूबर 2021 को राम वन गमन पर्यटन पथ परियोजना की शुरुआत की गई। और अब इसके साथ आपको ये फैक्ट भी याद रखना है कि जो दंडकारण्य क्षेत्र है जहाँ पे भगवान राम का जो 14 वर्ष का वनवास काल रहा था, वो भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। वो यहीं पर उन्होंने अपना वनवास काल निकाला था। नेक्स्ट है स्मृति मंदाना, वह भारतीय महिला क्रिकेटर है जो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई। ये भी आपको याद रखना है कि ये फर्स्ट वुमन क्रिकेटर है भारत की ओर से जिसको ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला इसको इसके नाम ये उपलब्धि रही है स्मृति मंदाना के नाम की। उसके बाद है भारतीय सेना के जो नए उप प्रमुख है उसके रूप में एयर मार्शल संदीप सिंह ने ये पद ग्रहण किया है। 1 अक्टूबर 2021 को भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में एयर मार्शल संदीप सिंह को यह पदभार सौंपा गया है, आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है इन्वेस्ट इंडिया को 2021 से 23 तक की अवधि के लिए WAIPA वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी का अध्यक्ष चुना गया। जो इन्वेस्ट इंडिया जो एक हमारा संघ है उसको 2023 से लेकर 21 तक की अवधि के लिए वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी है, इसका अध्यक्ष चुना गया, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देखेंगे जिसमें सबसे पहले यह है कि भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ PM मोदी द्वारा किया गया। ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसकी श्रृंखला में ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है कि हमने एक भारतीय अंतरिक्ष संघ का शुभारंभ किया है। ये PM नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 11 अक्टूबर 2021 से। और ये इसका जो शुभारंभ है वो भारत रत्न जयप्रकाश नारायण और भारत रत्न नानाजी देशमुख की जयंती के अवसर पर किया गया, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो संस्थापक सदस्य रहे हैं उसमें लॉर्डसन एंड ट्रूबो कंपनी, नाल्को जो कि टाटा ग्रुप के अंदर में आती है, वन वेब, भारती एयरटेल, मैप माई इंडिया, वॉल चंदन नगर इंडस्ट्रीज़ और अनंत टेक्नोलॉजी, इन सब के जो संस्थापक सदस्य हैं इन्होंने मिलके भारत सरकार के साथ मिलके इसकी शुरुआत की है। और इसके अन्य सदस्यों में गोदरेज ह्यूजेस है, अजिस्ता BST एयर स्पेस है प्राइवेट लिमिटेड जो है, और BEL सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स और मैक्सार इंडिया, इन सब का इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया है। उसके बाद है राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ। राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ ये ब्रजघाट UP में किया गया, एक गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र है वहाँ से, ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। इसका जो शुरुआत है वो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री जो पुरुषोत्तम रूपाला है उनके द्वारा किया गया। तो राष्ट्रव्यापी नदी तटीय कार्यक्रम का शुभारंभ मुक्तेश्वर क्षेत्र ब्रजघाट UP से इसका शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। ये जो है वो केंद्रीय मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। और इसके साथ ही इसमें उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने इसमें भाग लिया है। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जिसका जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में, आपको याद रखना है, ये इसकी नोडल एजेंसी रहेगी। और इसमें जो है वो 3 जो प्रमुख नदी प्रणालियाँ हैं उनके संबंधित एक कार्यक्रम है, जिसमें पहली है गंगा, दूसरी है ब्रह्मपुत्र और तीसरी है महानदी।
और इनकी जो सहायक नदियाँ हैं उन पे ये कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय व्यापी नदी तटीय कार्यक्रम, 3 प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी और इनकी जो सहायक नदियाँ उनको शामिल किया गया। इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसमें उत्तराखंड, ओडिशा, त्रिपुरा और छत्तीसगढ़ ने भाग लिया है। इसका शुभारंभ जो पुरुषोत्तम रूपाला जी है उनके द्वारा किया गया। कहाँ से? तो गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र ब्रजघाट उत्तर प्रदेश में है, वहाँ से। इसमें भारत ने असम के नेक्स्ट है, भारत सरकार ने असम के कामरूप जिले में ब्रह्मपुत्र नदी पर 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन जो सेतु है उसके निर्माण की घोषणा की है। भारत सरकार ने असम का जो कामरूप जिला है वहाँ जो जहाँ उसमें से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है वहाँ पर एक 3 किलोमीटर लंबे 4 लेन सेतु का निर्माण किया जाएगा। इसकी घोषणा भारत सरकार ने करी है। इसके साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि कामाख्या माता का जो मंदिर है वो भी असम में स्थित है। नेक्स्ट है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोंगको दिमा हसाओ स्थित 120 मेगावाट के लोअर कोपिली हाइड्रो ई प्रोजेक्ट असम के भूमि पूजन में भाग लिया था। ये जो लोंगको द्वीप हसाओ असम में स्थित है और यहाँ पे 120 जो मेगावाट में एक हाइड्रो प्लांट का उद्घाटन करने के लिए इसका जो भूमि पूजन के लिए उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। साथ ही जो दिमा हसाओ में एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी की सहायता प्राप्त असम रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हाफलांग तिलियानी से लोअर हाफलांग तक 90 किलोमीटर की सड़क सुधार कार्य का भी शिलान्यास डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। दोबारा देखते हैं, दिमा हसाओ असम में एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता प्राप्त असम रोड नेटवर्क इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत हाफलांग निलियाली से लेके लोअर हाफलांग तक 90 किलोमीटर की जो सड़क सुधार का शिलान्यास है वो भी डॉक्टर निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं कि दिमा हसाओ जो क्षेत्र चर्चा में रहा है वो कहाँ से है, तो वो असम से है। और वहाँ पे एक तो 90 किलोमीटर की जो सड़क का सुधार कार्य का शिलान्यास किया गया था और एक हाइड्रो प्रोजेक्ट था उसके भूमि पूजन में डॉक्टर निर्मला सीतारमण ने पार्टिसिपेट किया है। ये आपको याद रखना है। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जम्मू कश्मीर और दुबई सरकार के मध्य जम्मू कश्मीर के जो रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज के जो क्षेत्र है, औद्योगिक पार्क है, आईटी टावर है, बहुउद्देशीय टावर है, लॉजिस्टिक हब है, मेडिकल कॉलेजेस है और सुपर स्पेशलिटी कोई सेंटर्स है, उनके विकास में निवेश हेतु समझौता किया है दुबई सरकार ने। ये आपको याद रखना। और कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि दुबई सरकार ने पहली बार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है रियल एस्टेट क्षेत्र में, औद्योगिक पार्कों में, आईटी टावरों में, बहुउद्देशीय टावरों में और जो भी लॉजिस्टिक हब है, मेडिकल कॉलेज है, सुपर स्पेशलिटी कोई सेंटर है, उसके विकास में अपने निवेश के लिए समझौता किया है जम्मू कश्मीर सरकार से दुबई ने। नेक्स्ट है, भारत का भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र नीति आयोग द्वारा जारी किया गया 18 अक्टूबर 2021 को। जो भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र है नीति आयोग द्वारा जारी किया गया और इसका जो विकास है वो नीति आयोग ने इसरो के सहयोग से मिलकर भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के साथ मिलकर इसकी शुरुआत करी है। इसरो और ऊर्जा मंत्रालय ने मिलकर ये जो भूस्थानिक ऊर्जा मानचित्र है, ये जो भारत में जहाँ भी कोई अगर कोई ऐसे कुछ क्षेत्र है जहाँ पे पेट्रोलियम के जो समृद्ध क्षेत्र है, जहाँ से कोयला निकलता है या फिर जो भी भूस्थानिक ऊर्जा से संबंधित कोई भी क्षेत्र है वो इस मानचित्र पर आसानी से लोकेट होंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बौद्ध सर्किट विकास हेतु सम्मेलन। बौद्ध सर्किट विकास हेतु सम्मेलन हुआ था। ये इसका आयोजन जो था वो केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने बौद्ध सर्किट ट्रेन FM टूर और सम्मेलन का आयोजन 4 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक करवाया गया। और ये जो इसके पर्यटन मंत्रालय की जो ये स्वदेश दर्शन योजना है, इसके तहत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात,
और आंध्र प्रदेश में बौद्ध सर्किट विकास हेतु 325.53 करोड़ की 5 परियोजनाओं को मंजूरी भी दी है बौद्ध सर्किट विकास के लिए। पर्यटन मंत्रालय ने जो FM टूर और सम्मेलन का यहाँ पे आयोजन करवाया था 4 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर तक, और इसमें जो इसकी जो स्वदेश दर्शन योजना है इसके अंतर्गत ही करवाया गया। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात और आंध्र प्रदेश में सबसे पहला MP, UP, बिहार, गुजरात और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे बौद्ध सर्किट जो इसका पर्यटन स्थल है उनका विकास किया जाएगा 5 परियोजनाओं के माध्यम से। उसके बाद हम महात्मा बुद्ध के बारे में जानेंगे। इनका जो जन्म था वो लुम्बिनी ग्राम जो नेपाल में है वहाँ पे हुआ था 563 ईसा पूर्व, ये आपको याद रखना है। भगवान महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में 563 ईसा पूर्व, और इनकी जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी वो हुआ बोध गया स्थान पर। उन्होंने अपने जो प्रथम उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिए थे, और उन्होंने अपने जो सर्वाधिक उपदेश जो दिए थे वो श्रावस्ती नामक स्थान पे दिए थे, और अंतिम उपदेश इन्होंने वैशाली में दिए थे। और इनकी जो मृत्यु थी वो कुशीनगर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये आपको याद रखना है, महात्मा बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। नेक्स्ट है वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और NCR दिल्ली में जो है वो सड़कों के स्वामित्व और रखरखाव के निर्माण से जुड़ी सभी एजेंसियों को अपने अपने राज्यों में धूल नियंत्रण प्रबंधन कोष स्थापित करने के निर्देश अक्टूबर 2021 में दिए हैं। जो वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग है इनने UP, राजस्थान, हरियाणा और NCR दिल्ली में 4 स्टेट जो है हरियाणा, NCR दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, इनकी जो सरकारें हैं उनको निर्देश दिया था कि आप जो सड़कों के स्वामित्व रखरखाव और निर्माण से जुड़ी एजेंसियां हैं वो धूल नियंत्रण प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना करें। और ये जो धूल निगरानी जो मानक है वो 10 बिंदुओं पर आधारित है, और राजस्थान सरकार ने इसी के तहत 8 प्रकोष्ठ बनाए हैं। धूल नियंत्रण प्रबंधन प्रकोष्ठ 8 राजस्थान सरकार ने स्थापित किए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन रिपोर्ट 2021, ये महत्वपूर्ण है, यूनिसेफ द्वारा जारी की गई है। इसका जो शीर्षक है वो है ऑन माई माइंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। जो कोविड-19 के दौरान कुछ बच्चे जो थे काफ़ी डिप्रेशन में चले गए थे, और जो बच्चों की जो भी मेंटल हेल्थ है उनसे संबंधित ये रिपोर्ट आई थी स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2021, यूनिसेफ ये जारी करता है। और इसका जो शीर्षक था वो था ऑन माई माइंड प्रमोटिंग, प्रोटेक्टिंग एंड केयरिंग फॉर चिल्ड्रंस मेंटल हेल्थ। इसकी जो जारी करने की तिथि है वो थी 5 अक्टूबर 2021, और डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा ये जारी की गई। ये जो मनसुख मंडाविया है वो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है। इसमें एक बहुत ही रोचक तथ्य निकल के आया कि 15 से लेकर 24 साल तक के लोगों में लगभग 14% ने खुद को अवसादग्रस्त या तनावग्रस्त महसूस किया है। 15 से लेकर 24 साल तक के जो एज ग्रुप के जो लोग हैं इनमें से लगभग 14% जो थे इन्होंने अपने आप को अवसादग्रस्त महसूस किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नए नियमों के साथ राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के गठन 3 सितंबर 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है। जो राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड है इसका गठन किया जाएगा। इसका जो प्रधान कार्यालय है वो NCR दिल्ली रहेगा, और इसकी संरचना में इसमें एक अध्यक्ष होंगे और 3 से 7 इसमें सदस्य होंगे। ये आपको याद रखना है कि अभी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का गठन होगा। इसके जो गठन की मंजूरी है वो मिल गई है। NCR दिल्ली में इसका जो हेड ऑफिस रहेगा, और इसकी जो संरचना है उसमें एक अध्यक्ष और 3 से 7 इसमें मेंबर होंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में अपनी जो 3 दिवसीय यात्रा थी उसमें श्रीनगर से शारजा जो स्थान है वो UAE में है, संयुक्त अरब अमीरात में है।
इसके बीच एक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान है उद्घाटन किया, जो कि श्रीनगर से डायरेक्ट शारजा स्थान जो संयुक्त अरब अमीरात है वहाँ जाएगी। और इसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया। और ये जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है वाडिया समूह की, इसके माध्यम से ये यात्रा होगी। आपको ये भी याद रखना है कि श्रीनगर से लेकर शारजा जो कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच है, उसके बीच जो एक सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान होगी डायरेक्ट श्रीनगर से शारजा तक। उद्घाटन केंद्रीय जो गृह मंत्री है अमित शाह इनके द्वारा किया गया। और गो फर्स्ट एयरलाइंस है वो इसका संचालन करेगी, जो कि वाडिया ग्रुप द्वारा संचालित है।